Hello everyone. Kindly confirm if I am audible. Okay, Shashank, Lavish, thank you so much for acknowledgement. So let's wait for another 30 seconds. Let's other participants come. ठीक है, thank you. Are Prasanna Sahu is also here. Good to see you, sir. Chalo, today we are having our first class of Geography NCERT. So I already have shared a plan regarding geography NCERT, how we are supposed to approach the geography NCERTs. आपकी जो छठी से लेके 12वीं कक्षा तक की NCERTs हैं ज्योग्राफी की, उनके अंदर एक मैं शब्द लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, वर्टिकल लिंकेजेस है. वर्टिकल लिंकेजेस का अर्थ है, देखो जैसे क्लास 6 की NCERT 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. आपके पास ये 7 NCERTs हैं जो हमने पढ़नी है. 11th क्लास में 2 एनसीईआरटी हैं, 12th क्लास में 2 एनसीईआरटी, तो टोटल आपके पास 9 एनसीईआरटी हो जाती हैं. तो अब हमने इनको पढ़ना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है, तो हमने ये समझना पड़ेगा जो वर्टिकल लिंकेज की बात है. देयर इज अ वर्टिकल लिंकिंग बिटवीन दी एनसीईआरटी. तो अगर हमें ये वर्टिकल लिंकिंग समझ आ गई तो यूपीएससी में ज्योग्राफी की जर्नी आपकी बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि 10वीं तक की एनसीईआरटी तो वैसे भी आपने क्लास में पढ़ी हुई है. उसके बाद बस 11वीं और 12वीं की पढ़नी है. 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी अगर आप देखोगे लॉजिकली तो मोस्ट ऑफ द स्टफ हैज बीन कवर्ड इन योर प्रीवियस एनसीईआरटी व्हिच वर फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th. यही रिपीट हो रही है 11वीं और 12वीं में. जो 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है वही 11वीं 12वीं में रिपीट हो रही है. तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हमने अप्रोच करना है एनसीईआरटी को. तो आई एम हियर क्रिएटिंग अ चार्ट कि इस चार्ट के तहत आपने एनसीईआरटी को पढ़ना है. दूसरी बात, मैंने आज ग्रुप में 2 फाइल शेयर करी हैं. एक है एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज ब्रेकेज कर दिया. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये जो चैप्टर वाइज ब्रेक किया है, क्योंकि इस चैप्टर के हिसाब से हमने क्या करना है, छठी क्लास का जैसे चैप्टर नंबर 1 है उसी के साथ हमने पढ़ लेना 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2. तो मींस कि हमने टॉपिक्स पढ़ने रेदर देन क्लासेस. टॉपिक्स का अर्थ है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो मैंने एग्रीकल्चर पढ़ने का मन है, तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर तो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में भी है, एग्रीकल्चर 12वीं क्लास की भी एनसीईआरटी में. तो अगर मेरे को एग्रीकल्चर ही पढ़ना है तो क्यों ना 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी एक साथ पढ़ ली जाए. ऐसे ही अगर मेरे को रिवर्स पढ़नी है इंडिया की, तो क्यों नहीं मैं 9th में भी रिवर्स और 10th में भी रिवर्स दे रखा है, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं. तो ऐसे हमने एनसीईआरटी को पढ़ना है कि जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर टॉपिक 2 अलग अलग एनसीईआरटी में बिखरा हुआ है, उसको दोनों को कवर कर लेना है हमें. तो इस हिसाब से एनसीईआरटी को अप्रोच करना है. तो अब मैं एक प्लान बना रहा हूं, उस प्लान के साथ ही आपने एनसीईआरटी को पढ़ना है. मैं पहले कुछ शब्द लिख रहा हूं, हो सकता है जैसे शब्द है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपको थोड़े कम समझ आएंगे. आज की जो क्लास रहेगी ये बेसिकली मैं एनसीईआरटी से भी और पीछे की तरफ जा रहा हूं, जिसमें हम एनसीईआरटी नहीं ज्योग्राफी की फाउंडेशन तैयार करेंगे. कि अगर ज्योग्राफी को समझना है तो पहले आपको कुछ एक शब्द हैं उनके मतलबों को समझना पड़ेगा, और जब आप उन मतलब को समझ जाओगे तो आप ज्योग्राफी के दायरे को समझ जाओगे. जब आप ज्योग्राफी के दायरे को समझ जाओगे
क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नहीं ये नहीं है कि आपको एनसीईआरटी याद करवा दे। एनसीईआरटी के थ्रू यूपीएससी की एक जर्नी है जो स्टार्ट करवानी है आपको। तो बेसिकली हमने यूपीएससी वाला माइंडसेट, जिसको बोला जाता है, आपको अप्रोच डेवलप करवानी है। नहीं तो 6th क्लास की एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी है जो 10 साल के बच्चे के लिए लिखी गई है। 6th क्लास में आपकी उम्र 10 या 11 साल की होती है, और फिर भी हम आपको 20-22 साल की एज में ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़वा रहे हैं। तो मींस आपने एनसीईआरटी उस दृष्टिकोण से पढ़नी है, उस पर्सपेक्टिव से पढ़नी है जो एक यूपीएससी का पर्सपेक्टिव है। आपको एनसीईआरटी पहले भी पढ़ाई हुई थी, अभी आपने जैसे पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ी, हिस्ट्री की पढ़ी, ऐसा नहीं आपने जिंदगी में पहली बार एनसीईआरटी पढ़ी, लेकिन उस नजरिए से पहली बार पढ़ी है। तो वो नजरिया जरूरी है। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे वो आपकी पर्सपेक्टिव या वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, एनसीईआरटी पढ़ना कोई महाभारत नहीं है कि आपको हाईलाइट करके दे रहे हैं, दिस इज अ स्पून फीडिंग, हाईलाइट की भी आवश्यकता नहीं है। इफ यू विल गेट द पर्सपेक्टिव यू विल एबल टू रीच योर टारगेट। तो ये हमारा इस टाइम पे मोटो है। ये क्लास वाइज नहीं है जो चार्ट है, ये टॉपिक वाइज है। इनके अंदर क्लासेस वाइज फिर चैप्टर डिवाइड हो जाएंगे। देखो बेसिकली 4 टॉपिक्स हम हेडिंग में डिवाइड करते हैं अगर ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करते हैं। एक एरिया होता है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा एरिया होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरा वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स। ये कॉन्टिनेंट वाली फाइल आपके साथ शेयर हो चुकी है, तो ये बहुत ब्रीफली मैं कवर करूंगा। ये ऑलरेडी फाइल आपको दे चुके हैं, जितने कॉन्टिनेंट है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टैटिक पार्ट दे दिया है। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा बाद में। फिर है इंडियन ज्योग्राफी। तो ये 4 एरियाज है। अब इन 4 एरियाज में एनसीईआरटीज अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में 4 चैप्टर हैं। एक है सोलर सिस्टम, सेकंड चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी, थर्ड इज, मैं यहां पे थर्ड लिख रहा हूं, थर्ड इज क्लाइमेटोलॉजी, फोर्थ इज योर ओशियानोग्राफी। तो ये 4 चैप्टर मिला के फिजिकल ज्योग्राफी बनाते हैं। मनप्रीत, एक एनसीईआरटी का ग्रुप है, उसमें दिन में ये फाइल शेयर हुई है। अगर आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं है, प्लीज आस्क मनप्रीत मैडम और भावना मैम टू एड यू इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, तो वहां आपको ये फाइल शेयर हो जाएगी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में 4 पार्ट है, सोलर सिस्टम, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी। तो ये 4 टॉपिक्स लिख लीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ने, तो ये 4 चैप्टर अगर आप अपने पास जो आपके साथ चार्ट शेयर हुआ एनसीईआरटी का, तो आप देखोगे क्लास 11th में 2 एनसीईआरटी हैं, पहले उनके नाम सुन लो। 11वीं क्लास की 2 एनसीईआरटी का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये क्लास 11th की पहली एनसीईआरटी है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है ये प्योर कॉन्सेप्ट है फिजिकल ज्योग्राफी के। सेकंड एनसीईआरटी का नाम है इंडिया
इंडिया एंड एनवायरमेंट करके नाम है एनसीईआरटी का। तो ये वाली 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है नंबर 2। इसमें यही फिजिकल ज्योग्राफी के अप्लाइड पार्ट इंडिया के कंटेक्स्ट में दिया हुआ है, जैसे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगर इसको एक लाइन में बोलना हो तो फिजिकल, फर्स्ट चैप्टर आपका इसमें है भी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जब हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं तो फिजिकल फीचर का मतलब है हम इंडिया के फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, हिमालयाज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, इनकी बातें कर रहे हैं। और क्या फिजिकल दिखता है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा दिखता है, मॉनसून क्या होते हैं, गर्मियों में क्या टेम्परेचर रहता है, सर्दियों में क्या टेम्परेचर रहता है, ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये फिजिकल पार्ट है इंडिया का। और इंडिया की रिवर्स या जिसको बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम, ये भी इंडिया का फिजिकल पार्ट होता है। और इंडिया का फिजिकल पार्ट क्या है, सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये भी इंडिया का पार्ट है। और इंडिया का फिजिकल पार्ट क्या, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारे मिलाकर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है। ये सब कुछ मिलेंगे आपको 2 एनसीईआरटी में। इंडियन ज्योग्राफी का केवल ये वाला पार्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ये क्लास 9th में भी दे रखा है। फिर क्लास 11th की ये वाली एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये बुक का नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इस 2 एनसीईआरटी में यही चैप्टर दिए हुए हैं। ये वाले जो सारे चैप्टर हैं ये आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जिसमें है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें सारे चैप्टर दे रखे हैं, लाइन से दिए हुए हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अलावा ये वाले चैप्टर कुछ इनका बेसिक, जैसे मान लो सोलर सिस्टम 11वीं क्लास में दिया हुआ है, लेकिन सोलर सिस्टम से भी ज्यादा बेसिक 6ठी क्लास में दे रखा है। भाई प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन किसको बोलते हैं, हम स्टार्स शब्द किसके लिए यूज करते हैं, गैलेक्सी क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, जो बहुत बेसिक है, क्योंकि वो 6ठी क्लास के बच्चे के लिए लिखी गई है, 10 साल के बच्चे के लिए लिखी गई है। तो बहुत बेसिक सी परिभाषाएं हैं उसमें, लैटिट्यूड की परिभाषा है, लॉन्गिट्यूड की परिभाषा है। तो इस हिसाब से कुछ चैप्टर क्लास 6 में भी दे रखे हैं। ये आपके पास जो एनसीईआरटी का लेक्चर प्लान है उसमें बहुत डिटेल में दे रखा है, इवन अलोंग विद द चैप्टर नंबर, इतनी डिटेल में ये दिया हुआ है। कुछ इसके अंदर क्लास 7th के भी हैं। तो कुछ चैप्टर क्लास 6 के, जैसे क्लास 6 के कौन से चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास 6 के हैं। 7th क्लास के जो चैप्टर हैं वो हैं 4th एंड 5th चैप्टर। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं। अच्छा, जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं उनको शायद बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही होगी, अदरवाइज बहुत जूम इन करके हमने रखा हुआ है बोर्ड को, और फॉन्ट साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बोर्ड दिखने में रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग। तो अगर आप मोबाइल फोन में ये वीडियोस देख रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आएगी। तो चलो फिजिकल ज्योग्राफी के पहले चैप्टर लिख लो। फिजिकल ज्योग्राफी होता क्या है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, चलो एक काम करो, इसी के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब इंडियन ज्योग्राफी में एक तो ये पार्ट है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम बोलते हैं इंडिया के हिमालयाज, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स, इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया के रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम, या इंडिया के सॉइल्स एंड फॉरेस्ट। ये सारा 2 एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लास 11वीं की एनसीईआरटी में और क्लास 9वीं की एनसीईआरटी में। यहाँ पे ये दे रखा है। जो आपके कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं कि वर्ल्ड के, जो मैंने आज आपको फाइल भेजी है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये क्लास 8th में दे रखे हैं, क्लास 8th एनसीईआरटी। इंडिया के कुछ एक चैप्टर है, मैं चैप्टर के नाम इधर लिख रहा हूं। जैसे एक चैप्टर है, मान लो रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये दे रखा है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। रिसोर्सेज में मिनरल्स आ जाएंगे, एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कोयला कहां पे मिल रहा है, पेट्रोलियम कहां पे मिल रहा है, ये एनर्जी रिसोर्सेज है। मिनरल्स की आयरन ओर कहां पे मिल रहा है, गोल्ड कहां पे मिलता है, ये सारे मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, अगर पढ़ना है हमें, अगर हमें पढ़नी है इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया,
अगर हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया में हाईवेज के नाम क्या रखे हैं, रेलवे लाइन कितनी है, शिपिंग कैसे होती है, अगर ये सारे पार्ट पढ़ने हैं तो ये जो 4 चैप्टर हैं ये दे रखे हैं आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी में, और उसके बाद दे रखे हैं क्लास 12th। तो ऑल्टरनेट है, जो 9वीं में दिया हुआ है वो 11वीं में है, फिजिकल पार्ट 9वीं और 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में, और ये वाला पार्ट एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, ये 10वीं और 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में दिया है। अब 12वीं में भी 2 एनसीईआरटी है। सेकंड 2 पीडीएफ शेयर किए हुए हैं, फर्स्ट पीडीएफ इज ऑफ द एनसीईआरटी प्लान, सेकंड पीडीएफ इज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। एटलीस्ट अगर आपको पीडीएफ भेजी हुई है तो आप उनको खोल के एक बार पढ़ लिया करो। तो 10वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में ये 4 चैप्टर दे रखे हैं। तो आप देखो एनसीईआरटी अब कितनी सरल हो गई। आपको जिस दिन एग्रीकल्चर है, आपने एग्रीकल्चर के लिए 10वीं क्लास का एक चैप्टर निकाला, जैसे मैं इसमें से अगर रीड भी करूं तो एग्रीकल्चर क्लास 10वीं में चैप्टर नंबर 4 दे रखा है और क्लास 12वीं में चैप्टर नंबर 5 है। तो आपने 2 चैप्टर एक साथ पढ़े, एग्रीकल्चर आपका फिनिश हो गया। इंडस्ट्रीज के 2 चैप्टर पढ़े, इंडस्ट्रीज फिनिश। तो ऐसा नहीं है कि पहले आपने 10वीं में एक बार इंडस्ट्री को पढ़ा, फिर एक बार 12वीं में इंडस्ट्री को पढ़ा, ये वाली अप्रोच नहीं रखनी है। हमने क्लास वाइज अप्रोच नहीं रख रहे, हम टॉपिक वाइज एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो ये सही तरीका है यूपीएससी के दृष्टिकोण से एनसीईआरटी को पढ़ने का। तो 12वीं क्लास की 2 एनसीईआरटी के मैं नाम यहां पे लिख लेता हूं। पहली क्लास के एनसीईआरटी का 12वीं क्लास में पहली एनसीईआरटी का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट लिखा था ये केवल 12वीं क्लास की ही एनसीईआरटी में। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी के फंडामेंटल का मतलब होता है जब कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। जैसे 11वीं क्लास के एनसीईआरटी का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये कॉन्सेप्ट कहीं और एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, यहीं पे सबसे अच्छे दिए हुए। तो ये वाले कॉन्सेप्ट यहीं से पढ़ने हैं। ऐसे ही 12वीं क्लास के एनसीईआरटी से फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट अगर पढ़ने हैं तो केवल यहीं से पढ़ने पड़ेंगे। अब कॉन्सेप्ट कौन से हैं इसके अंदर, आप ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट में जो ह्यूमन ज्योग्राफी का हेड बनाया था हमने, उसके नीचे ये पार्ट लिख भी सकते हो, जैसे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के ह्यूमन ज्योग्राफी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, लोगों का रहना। तो पॉपुलेशन का साइज, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे रहती है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहां रहती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कहां ज्यादा है कहां पे कम है, पॉपुलेशन की और देखो कॉम्पोजिशन मींस कितने मेन हैं कितने विमेन है, बेसिकली सेक्स रेशियो। और कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, यूथ कितने हैं, तो वो भी पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन होता है कि पॉपुलेशन का साइज, कितनी पॉपुलेशन है, कहां पे रहती है, कितनी ज्यादा या कम रहती है डेंसिटी। कॉम्पोजिशन की पॉपुलेशन में कौन कौन लोग हैं, मेल हैं कि फीमेल ज्यादा हैं, या आपके चाइल्ड हैं, यूथ हैं, या ओल्ड एज लोग हैं। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन है। इसके अलावा पॉपुलेशन का और क्या होता है, एजुकेशन रेट या लिटरेसी, और क्या है पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये सब पॉपुलेशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चलता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें लिख सकते हो कि कितने लोग रहते हैं, और क्वालिटी का मतलब है क्या वो पढ़े लिखे हैं, क्या वो हेल्दी हैं, क्या वो पैसा कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम कैसी है उसकी। तो ये सबको जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये देखी जाती है HDI। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा। इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, लिटरेसी, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये सारे पार्ट पॉपुलेशन के पढ़े जाते हैं।
तो पॉपुलेशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें हैं ये। सेकेंड एस्पेक्ट है पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन का माइग्रेशन होना, कि पॉपुलेशन माइग्रेट क्यों करती है, क्या वो कारण है। जैसे हम गांव से शहरों में आ जाते हैं क्योंकि हमें पता है गांव में वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो शहरों में आते हैं। हम शहरों में आ जाते हैं बेहतर एजुकेशन के लिए, हम शहरों में आ जाते हैं बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि ओल्ड एज में लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो शहरों के आसपास रहें, क्योंकि उन्हें पता है अगर हेल्थ इमरजेंसी आ गई विलेज लेवल पे, वो हेल्थ इमरजेंसी से डील करने के लिए कोई हॉस्पिटल्स नहीं है। तो इन कारणों के वजह से लोग शहरों की तरफ आ जाते हैं कि वहां इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इस वजह से लोग शहरों की तरफ आते हैं। तो माइग्रेशन के पीछे क्या कारण है, तो ये भी पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है माइग्रेशन। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पॉपुलेशन के एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जब हम ह्यूमन के बारे में ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ ली। अब देखो ह्यूमन इकोनॉमी नहीं बोला हमने, ह्यूमन ज्योग्राफी बोला है, ह्यूमन पॉलिटी भी नहीं बोला। तो पहले ये नाम लिख लो, फिर मैं बताऊंगा ह्यूमन के साथ ज्योग्राफी ही क्यों लगाया, या फिजिकल के साथ ज्योग्राफी क्यों लगाया है। समर्थ एचडीआई में जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्वालिटी का मतलब है क्या आपका ह्यूमन रिसोर्स, जो एक सिटीजन है किसी कंट्री का, वो क्वालिटी सिटीजन है। क्वालिटी सिटीजन की क्या निशानी है, क्या उसकी हेल्थ ठीक है। क्वालिटी का मतलब है क्या वो देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक सिटीजन बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन हेल्थ नहीं है उसकी अच्छी, तो वो मैक्सिमम अपने कैपेबिलिटी को नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब अगर वो पढ़ा लिखा है, एक तो एजुकेशन अच्छी हो, फिर उसका हेल्दी होना जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट आजकल देखो कि हेल्थ के ऊपर कितनी सारी स्कीम्स आ रही हैं। हमारी स्कीम इन तीन चीजों के ऊपर ही आती है, या तो एजुकेशन के लिए स्कीम आती है, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, फीमेल की एजुकेशन हो, गर्ल के एजुकेशन हो। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। गवर्नमेंट ने इस टाइम पे पिछले 4-5 सालों में एक स्कीम निकाली, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का एक पहलू था कि आपने स्कूल्स के अंदर टॉयलेट बनाने हैं। स्कूल के अंदर गर्ल्स टॉयलेट नहीं थे विलेज लेवल पे, नॉट इन दी सिटी लेवल और द टाउन्स में तब भी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। विलेज लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी कमी है कि गर्ल्स के लिए वॉशरूम्स नहीं है। अब क्योंकि गर्ल्स के लिए वॉशरूम नहीं है तो गर्ल्स की लिटरेसी कम होने लगी, क्योंकि लोग अपनी लड़कियों को स्कूल्स में नहीं भेजते थे, क्योंकि वहां बेसिक जो है वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। अब इसका देखो कितना बड़ा नुकसान होता है, एक छोटी सी गलती की, आपने वॉशरूम नहीं बनाया लड़कियों के लिए, और आपका वुमेन एजुकेशन रेट, जिसको हम लिटरेसी बोल रहे हैं, वो पिछले 20-25 सालों में घटने लग गया, क्योंकि विमेन के लिए सरकारी स्कूलों में वॉशरूम्स नहीं थे। एक गलती का इतना बड़ा नुकसान सरकार ने भरा है। तो अब हमने जो अगर वॉशरूम्स बनाए हैं तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ लिंक है। इसलिए सरकार कोई स्कीम बना रही है तो वो स्कीम बहुत ही बड़े माइंडसेट के साथ बनाई जाती है, उसके इम्प्लीकेशन आने वाले 20-30 सालों तक देखे जाते हैं। तो एक छोटी सी बात कि एक वॉशरूम बनाने से लिटरेसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब देखो कि ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है। एक और छोटी सी मैं स्कीम बताता हूँ आपको एजुकेशन में। आपने एक स्कीम सुनी होगी, मिड डे मील स्कीम, कि दिन के समय में बच्चों को खाना दिया जाए स्कूल के अंदर। अब ये स्कीम क्यों आई होगी, कि कैसे ये एजुकेशन और हेल्थ के साथ रिलेटेड है। हमने बोला एक व्यक्ति क्वालिटी पर्सन है, क्वालिटी सिटीजन है किसी देश का नागरिक, वो तब है जब वो पढ़ा लिखा है, उसकी हेल्थ अच्छी है, और वो हेल्थ अच्छी है तो वो अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को मैक्सिमम यूटिलाइज करके कंट्री में कंट्रीब्यूट करेगा किसी भी दिशा में। अब देखो मिड डे मील में क्या है कि सरकारी स्कूलों में वो बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनके पास पहले ही पैसे नहीं हैं, और क्योंकि पैसे नहीं हैं तो वो अच्छा क्वालिटी खाना नहीं खा पा रहे। क्योंकि वो क्वालिटी खाना नहीं खा पा रहे, आप देखो कि एक बच्चा जिसके पेरेंट्स वेल टू डू हैं, वो न्यूट्रिशियस फूड भी खा रहा है, वो अच्छे से खेल भी रहा है,
उसको वो लाइफ के सारे कंफर्ट मिल रहे हैं, इसकी वजह से जो उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। अब कंपेयर करो उस बच्चे से जो कि बहुत गरीब पेरेंट्स का बेटा है या बेटी है, और उसको वो ना तो क्वालिटी फूड मिल रहा है, ना तो उसको वो क्वालिटी एटमॉस्फेयर मिल रहा है। उसकी वजह से उसकी ना तो मेंटल विकास होगा, ना उसका फिजिकल विकास बहुत अच्छा होगा। अब उसकी वजह से जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकता था इकोनॉमी के अंदर उतना नहीं कर पाता। अगर मिड डे मील देंगे तो जैसे एक सर्वे किया गया उसमें कहा कि गरीब बच्चों का कंसंट्रेशन वीक होता है। वो वीक क्यों इसलिए होता है कि उनको वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिला बॉडी के अंदर कि उनका माइंड बहुत अच्छे से डेवलप हो पाए, उनकी बॉडी बहुत अच्छे से डेवलप हो। इसलिए केवल ये स्कीम, मिड डे मील स्कीम का ये मतलब नहीं था कि लोगों को खाना देना था। मिड डे मील का मतलब था आपकी लिटरेसी भी बढ़ेगी और बच्चों की हेल्थ भी अच्छी होगी। ऐसे आपका HDI इंडेक्स अच्छा होगा इन फ्यूचर, कि आपके हेल्दी स्टूडेंट, हेल्दी बच्चा होगा, और वो यूथ में जाके जिस बच्चे को बचपन में ही न्यूट्रिशन ना मिला हो तो आप देखो कि पहले ही वो पढ़ाई में पिछड़ गया, इन फ्यूचर जिंदगी के अंदर अब उसको अपॉर्चुनिटी की कमी हो जाएगी, क्योंकि अब वो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास वो ब्रेन नहीं है, उसके पास वो फिजिकल हेल्थ नहीं है, अब वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा। तो इसका मतलब कि पहले ही वो गरीब था और अब उसको और अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। जैसे अभी आपका रिसेंटली पॉलिटी खत्म हुआ है, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक शब्द होता है, थोड़ा सा ज्योग्राफी से हम बाहर जा रहे हैं लेकिन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि ऑल द सब्जेक्ट्स व्हिच वी आर स्टडीइंग इन यूपीएससी आर वेरी मच इंटरलिंक्ड। कोई भी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड है कि आप कभी नहीं बोल सकते आज ज्योग्राफी यहाँ पे खत्म हो गई और आज पॉलिटी यहाँ से शुरू हो गई। सब एक दूसरे के अंदर फ्यूज्ड हो रखे हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सोशल जस्टिस। आपके ना प्रीएम्बल में लिखा हुआ है जस्टिस, 3 प्रकार का लिखा हुआ है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। अब देखो इकोनॉमिक जस्टिस को मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं ज्योग्राफी के माध्यम से, कि इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि कोई पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज इस देश के अंदर उसके साथ न्याय होना चाहिए। जस्टिस इज न्याय, कि पैसा कमाने का सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन सबको बराबर क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है? एक गरीब व्यक्ति जिसके पास ना तो स्कूल जाने के पैसे हैं, ना तो वो स्कूल जा सकता है कि उसके घर से स्कूल इतना दूर है, उसके पास वो साइकिल नहीं है कि वो स्कूल तक पहुंच पाए, उसके पेट में वो खाना नहीं है कि स्कूल में बैठ के वो कंसंट्रेशन से पढ़ पाए क्योंकि वो भूखा है। तो अगर वो गरीब है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी गरीब होगी क्योंकि वो पिछड़ता चला जा रहा है। तो हमने जब इकोनॉमिक जस्टिस करना है, उसके साथ न्याय करना है, तो हमने एटलीस्ट उसको ये अपॉर्चुनिटी देनी है। तभी हमने प्रेम्बल में लिखा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। तो अपॉर्चुनिटी देनी है कि एटलीस्ट वो नहीं तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन अच्छी हो पाए। तो वो अपॉर्चुनिटी कब होंगे? जब हम इस जनरेशन के अंदर उसको मैक्सिमम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, चाहे हेल्थ हो, चाहे फूड हो, या चाहे लिटरेसी हो, एजुकेशन हो। ये तीनों चीजें प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करेगी गवर्नमेंट, इसलिए इसको न्याय बोला गया है, जस्टिस बोला गया है। हम हर व्यक्ति के साथ इकोनॉमिक जस्टिस कर रहे हैं, मींस उसको एक अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं पैसा कमाने की, कि हम उसको हेल्दी बना रहे हैं ताकि वो हेल्दी व्यक्ति ज्यादा पैसा कमा पाए। तो इसलिए हम इसको ऐसे रिलेट करते हैं। तो पॉपुलेशन के ये सारे एस्पेक्ट्स हमें पढ़ने जरूरी है। चलो, आफ्टर द माइग्रेशन, दूसरा ह्यूमन पॉपुलेशन में टॉपिक है, फर्स्ट इज योर पॉपुलेशन। सेकंड टॉपिक हम देखते हैं सेकंड इज सेटलमेंट। ये 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में यही चैप्टर की सीक्वेंस भी है। पॉपुलेशन एक चैप्टर है, फिर सेटलमेंट। सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम इसलिए पढ़ते हैं कि लोगों का घर बनाना और किस जगह पे घर बनेगा और कैसा घर बनेगा ये डिपेंड करता है ज्योग्राफी में, इसलिए ज्योग्राफी में हम सेटलमेंट पढ़ रहे हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर इंडिया में एक जगह है जी केरला, यहां पर है अरेबियन सी के पास में केरला। केरला में गर्मी बहुत है, हॉट क्लाइमेट है, लेकिन बारिश भी बहुत है, तो रेनफॉल भी हाई है। इंडिया में एक जगह है लद्दाख, क्लाइमेट है ठंडा और बिल्कुल बारिश नहीं होती, तो इसको बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट। तो क्या जो लद्दाख में घर बनेगा और क्या केरला में बनेगा वो एक जैसा बनेगा? इसका मतलब जो आपका घर होता है वो हमेशा क्लाइमेट के अनुसार बनता है। एक और इसका एग्जांपल हो, आप कभी भी हिली एरिया में चले जाओ, शिमला, उत्तराखंड, कश्मीर में चले जाओ, वहां लोगों के घर लकड़ी के होते हैं, छत बहुत नीचे होती है,
कमरे छोटे होते हैं। कारण क्या है कि वहां ठंड ज्यादा है, जितना छोटा कमरा बनाओगे उतना हीटेड रहेगा। वो लकड़ी का बनाओगे तो ज्यादा हीट को ट्रैप करके रखेगा, छत नीचे रखोगे तो हीट ट्रैप्ड रहेगी। तो मींस आपका क्लाइमेट आपके सेटलमेंट को दर्शाता है, आपके आर्किटेक्चर के स्टाइल को दर्शाता है। तो इसका मतलब सेटलमेंट इज ड्रिवन बाय योर ज्योग्राफी। ये जो एनवायरमेंट है, ये क्लाइमेट है, किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजी। तो इसलिए हम सेटलमेंट को ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, क्योंकि इंसान ने सेटलमेंट बनाया तो हमने नाम रखा ह्यूमन सेटलमेंट, इसीलिए ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। सेटलमेंट इसलिए स्टडीड अंडर द डोमेन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि इट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन एंड इट इज रिलेटेड विद द ज्योग्राफी एज वेल। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी में जो एरिया आएगा वो आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट वाज पॉपुलेशन, सेकंड वाज सेटलमेंट, थर्ड इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एज इट इज ऐसे ही आपके चैप्टर का नाम है 12वीं क्लास में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है कि हम पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी, यही चैप्टर का नाम है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब है जो बहुत बेसिक है, जो नेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके नीचे लिख लो, डायरेक्टली रिलेटेड विद द नेचर, डायरेक्टली रिलेटेड विद द नेचर। इसका अर्थ समझो। अब प्राइमरी एक्टिविटी है तो क्यों नहीं हम इसे इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं? इसको हम ज्योग्राफी में इकोनॉमिक वर्ड क्यों यूज करें? क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्राइमरी एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय योर ज्योग्राफी। कैसे? मान लो अच्छा, प्राइमरी एक्टिविटी पहले लिख भी लो क्या क्या होती है। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी क्योंकि डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड है। माइनिंग इज योर प्राइमरी, फॉरेस्ट्री इज योर प्राइमरी एक्टिविटी, कि फॉरेस्ट को काटना, फॉरेस्ट से फ्रूट्स को तोड़ना, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटी है। तो देखो, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री इज योर प्राइमरी एक्टिविटी। तो अब एग्रीकल्चर को क्यों हम प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ रहे हैं और क्यों ज्योग्राफी के अंडर पढ़ रहे हैं? आपका एग्रीकल्चर तो ड्रिवन बाय ज्योग्राफी होता है। एग्रीकल्चर ड्रिवन बाय मतलब कि नेचर, अब यहाँ पे मैं ज्योग्राफी को बोल रहा हूँ नेचर या योर नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है, जब मैं ड्रिवन बाय ज्योग्राफी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो इस समय ज्योग्राफी का मतलब क्या है मेरे लिए? इसका मतलब है क्लाइमेट, कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट के दो एट्रीब्यूट होते हैं हमेशा। क्लाइमेट जब हम शब्द बोल देते हैं तो हम वहां के टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं। आप बोलोगे जी चेन्नई का क्लाइमेट ना बहुत हॉट एंड ह्यूमिड है, वहां चिपचिपापन है, तो टेम्परेचर हाई है। दूसरा इसमें होता है कि वहां पे रेनफॉल कितना होता है उस जगह पे, तो ज्यादा रेनफॉल होगा तो वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होगा। तो जितने भी कोस्टल एरिया, चाहे मुंबई चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, इन सारी जगहों में क्लाइमेट होता है हॉट एंड ह्यूमिड, तो बहुत ज्यादा मॉइस्ट क्लाइमेट होता है। तो यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होगा। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं उस जगह के। ज्योग्राफी का मतलब होता है हम वहां की टोपोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। टोपोग्राफी का मतलब है क्या वो जगह प्लेन है, क्या वहां पे प्लेट्यू है, क्या वहां माउंटेन्स हैं। ये हो सकता है मार्कर लाइट है, मैं रिपीट कर देता हूं। तो ज्योग्राफी के दो एट्रीब्यूट ले रहे हैं। क्लाइमेट क्या है, उस जगह का टेम्परेचर, रेनफॉल। दूसरा वहां की टोपोग्राफी, वहां की बनावट कैसी है, रिलीफ कैसा है वहां पे, क्या वहां पहाड़ है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं या पहाड़ है। तो ये उस जगह की टोपोग्राफी हो जाती है। तो जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय नेचर, आप देखो ये हिमालयाज हैं, यहां पे तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि पहाड़ में खेती करना बहुत मुश्किल है। कारण कि बड़े बड़े खेत नहीं होते, आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते, ट्रैक्टर नहीं चला सकते तो ज्यादा खेती नहीं कर सकते। दूसरा, क्योंकि वो पहाड़ हैं, वहां पे क्लाइमेट बहुत कोल्ड है, सर्दियों में बर्फ पड़ जाएगी तो 6 महीने तो फसल नहीं होती। जैसे जो जनरली अगर कोई हिली एरिया से है, अपर
ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड से है, तो दे नो कि सर्दियों के टाइम पे खेती नहीं होती पहाड़ों में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बारिश ज्यादा नहीं होती। ऊपर से एग्रीकल्चर करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। एग्रीकल्चर करोगे तो पानी कहां से दोगे? खेतों में पाइपलाइन, ट्यूबवेल बिछाना नामुमकिन है। अगर हिली एरिया में देखो तो इरिगेशन की प्रॉब्लम है, कोल्ड क्लाइमेट है, और क्योंकि माउंटेन है, टोपोग्राफी इज माउंटेनियस, इसके कारण वहां पे स्मॉल लैंड साइज है, स्मॉल फील्ड साइज देखो, खेत बहुत छोटा है, तो खेती करना बहुत आसान नहीं होगा, हाथों से ही खेती करनी पड़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा बुलक कार्ट वाले हल चलाओगे, बैल वाले हल चलाओगे, ट्रैक्टर नहीं चला पाओगे, तो एग्रीकल्चर से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नेचर, ज्योग्राफी आपको इशारा कर रही है कि ये जगह एग्रीकल्चर के लिए नहीं बनी हुई, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए कौन सी जगह बनी? तो फिर डेजर्ट भी नहीं बने, इसलिए थार डेजर्ट में भी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वहां पे इरिगेशन की प्रॉब्लम है अगेन, और कोल्ड की जगह क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट है। तो उसकी वजह से मींस ज्योग्राफी डिसाइड करके दे रही है कि कहां पे आप खेती करोगे, और देखो कहां पे खेती नहीं कर सकते। यहां पे हैं आपके विंध्याचल और सतपुड़ा के जंगल, तो फॉरेस्ट में भी खेती नहीं कर पाओगे। यहां पे भी है आपके टोपोग्राफी एंड डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इधर है आपके डेंस फॉरेस्ट ओवर दी वेस्टर्न घाट्स, यहां भी खेती नहीं कर पाओगे। अब खेती करने की जगह बची है प्लेन्स ऑफ इंडिया, क्योंकि अब ये सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। क्लाइमेट जी अच्छा है, प्लेजेंट क्लाइमेट है, रेनफॉल अबंडेंट है, नदियां इतनी सारी है, इरिगेशन की समस्या नहीं है, क्योंकि प्लेन इलाका है, ट्रैक्टर भी आसानी से चलाया जा सकता है, यहाँ पे नहर भी आसानी से बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब नेचर आपको डिसाइड करके दे रही है, ज्योग्राफी डिसाइड करके दे रही है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर कर लो। तो दिस इज हाउ एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय योर ज्योग्राफी। इसलिए हम एग्रीकल्चर को पॉलिटी में नहीं पढ़ रहे, हिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे, हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टोटली ड्रिवन बाय योर ज्योग्राफी। तो ऐसे हमने एग्रीकल्चर को समझना है कि यूपीएससी की दृष्टिकोण में एज अ ब्यूरोक्रेट यू शुड नो कि अगर आपकी कहीं पे पोस्टिंग हुई है तो वहां पे आपको पता है कि यहाँ के लोग खेती क्यों कर रहे हैं, ये माइनिंग क्यों नहीं करते हैं, या ये फॉरेस्ट्री क्यों नहीं करते। तो एटलीस्ट इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, तो यू गेट टू नो कि यहाँ के जो ह्यूमन है वो टोटली ज्योग्राफी से ड्रिवन है, उनकी एक एक गतिविधि ज्योग्राफी डिसाइड करके दे रही है। Please do not ask me doubts. We will have a doubt session in the last 15 minutes, क्योंकि आप समझिए, क्योंकि एनसीईआरटी को उतने ज्यादा समय नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा पढ़ाऊं और लास्ट में डाउट्स एक साथ आप लोगों के क्लब कर देंगे, क्योंकि उससे रिदम ब्रेकडाउन हो गया, एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास, यहाँ पे मैं नहीं चाहता भी रिदम टूटे। अब देखो हमने ये देख लिया कि एग्रीकल्चर कैसे ज्योग्राफिकली ड्रिवन है, मींस द लोकेशन ऑफ योर एग्रीकल्चर विल बी ड्रिवन बाय द ज्योग्राफी। मोर ओवर, एग्रीकल्चर में उगाने क्या वाले हो, कि अगर एग्रीकल्चर करोगे तो क्या आप गेहूं लगाओगे या आप जो है राइस लगाओगे, चावल लगाओगे, ये भी डिसाइड करेगा एग्रीकल्चर, क्योंकि इट इज ड्रिवन बाय क्लाइमेट। क्या आप गन्ने की फसल लगाओगे या आप कोई और फसल लगाओगे, आप कॉफी उगाओगे कि टी उगाओगे, ये भी कौन डिसाइड करेगा? ज्योग्राफी। तो मींस कहां पे एग्रीकल्चर करोगे और क्या एग्रीकल्चर करोगे, दोनों ज्योग्राफिकल ड्रिवन है। तो इसलिए एग्रीकल्चर जो है हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वेयर एंड व्हाट, ये लिख लो, ये दोनों ही ज्योग्राफिकली ड्रिवन है एग्रीकल्चर में, कहां एग्रीकल्चर होता है और क्या एग्रीकल्चर होगा। तो जिस दिन आपको क्लाइमेट समझ आ गया उस दिन आपको एग्रीकल्चर समझ आ जाएगा। इसलिए जब मैंने आपको बोला कॉन्टिनेंट्स वाले नोट्स मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा दूंगा उस दिन आपको पता चलेगा कि यूएसए के अंदर लोग गेहूं क्यों उगा रहे हैं या लोग मक्का क्यों उगा रहे हैं। इसलिए आपका एग्रीकल्चर इज टोटली ड्रिवन बाय योर क्लाइमेट।
तो मैं ये बोल सकता हूं फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है जो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ है, जैसे क्या आपका क्लाइमेट है, क्लाइमेटोलॉजी, क्या आपका ओशेनोग्राफी या हाइड्रोलॉजी, कहां पे पानी की अवेलेबिलिटी है। थर्ड यूर्स जियोमॉर्फोलॉजी। अगर आपको ये तीन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर अर्थ समझ आ गए तो इनका रिफ्लेक्शन इंसानों में दिखता है। इंसानों में दिखता है मीन कि इंसान किस प्रकार का एग्रीकल्चर करेगा या कौन सी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वो डिपेंड करेगा वो उसकी ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी विल डिसाइड योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ज्योग्राफी विल डिसाइड योर क्लोथिंग पैटर्न, आप किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे। मींस जैसे एक इसका उदाहरण लेते हैं, क्यों हम ये सारी चीजें ज्योग्राफी में ह्यूमन के इतने सारे एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं, इसलिए तो इसको ह्यूमन ज्योग्राफी बोल रहे हैं कि इवन योर थॉट प्रोसेस इज ड्रिवन बाय आप दुनिया के किस हिस्से में रहते हो। जैसे अगर क्लोथिंग का मैं एग्जांपल लूं, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय ज्योग्राफी। अभी मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन का सेटलमेंट इज ड्रिवन बाय ज्योग्राफी, कि आपका घर का आर्किटेक्चर कैसा होगा ये ज्योग्राफी बताएगी। दूसरा, अभी मैं बोल रहा हूं आपका फूडिंग भी ज्योग्राफी बताएगी। कैसे? आप देखो, फिर से सेम एग्जांपल रिपीट कर लेते हैं। लेट्स रिपीट द एग्जांपल ऑफ लद्दाख एंड रिपीट द एग्जांपल ऑफ केरला। एंड फॉर योर सरप्राइज, this example of Ladakh and Kerala has been given in your 6th class political science NCERT, और उस NCERT का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, नॉट पॉलिटिकल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, कि आपका जो समाज है वही डिसाइड करेगा आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, और जो आपका समाज है वो ज्योग्राफिकली ड्रिवन होगा। तो हम बोलेंगे ज्योग्राफी विल डिटरमाइन योर सोसाइटी, सोसाइटी विल डिटरमाइन योर पॉलिटिकल सिस्टम। तो जिस दिन आपको ज्योग्राफी समझ आएगी, आपको ये पूरी कड़ी, ये पूरी चेन समझ आ जाएगी, ये लिंकेज समझ आ जाएगा। तो दोबारा से एक लद्दाख का उदाहरण लेते हैं। तो लद्दाख में फूडिंग का मैं एग्जांपल आपको देने वाला था। अब केरला में अभी आपने देखा जी गर्मी बहुत ज्यादा है, और दूसरा वो कोस्ट के पास वाली जगह है, तो गर्मी ज्यादा है। अगर ये लोग खेती करेंगे और बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ये राइस उगाएंगे, ये कोकोनट उगाएंगे, साथ में ये कोस्टल एरिया में रहते हैं तो ये फिशिंग करेंगे। तो इनका खाना क्या होगा? ये राइस खाएंगे। अगर आपको पता हो केरला का क्लाइमेट इज ऑप्टिमम फॉर ग्रोइंग दी स्पाइसेस, स्पाइसेस सबसे ज्यादा यहीं पे उगते हैं। तो अगर केरला का खाना कोकोनट में बना हुआ होगा, कोकोनट ऑयल में वो खाने को बनाएंगे, साथ में खाने में फिश जरूर होगी, राइस जरूर होगा, और खाना स्पाइसी होगा। तो ज्योग्राफी विल डिफाइन योर टेस्ट बर्ड्स, आपकी इवन क्या टेस्ट बर्ड है, क्या नेचर ऑफ योर टेस्ट है, या किस प्रकार का आप खाना खाओगे, इट इज ड्रिवन बाय द ज्योग्राफी। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू विल लुक एट द लाइफस्टाइल ऑफ लद्दाखी पीपल, अब देखो कोल्ड डेजर्ट है, कोई वेजिटेशन नहीं उगती, ये एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। केरला वाले एग्रीकल्चर करेंगे क्योंकि बारिश बहुत है, क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, बहुत अच्छी खेती हो जाएगी, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो जाएगा। अब लद्दाख वालों के वहां बारिश नहीं हो रही, सर्दियों में इतना ठंडा है और गर्मियों में कम ठंडा है, गर्मियां नहीं है कम ठंडा है, अब वो ज्यादा यहाँ पे खेती नहीं कर सकते। अब वो क्या करेंगे, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो, यहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी नोमैडिक हर्डिंग, प्राइमरी है नोमैडिक हर्डिंग, कि वो भेड़ पालेंगे, वो याक पालेंगे, तो वो सर्दियों वाली जगहों के जानवरों को पालेंगे। तो उनके जानवर कौन से हैं? याक। उनके जानवर कौन से? शीप। क्योंकि ये खेती नहीं करेंगे। तो ये देखो, अब एक और चीज देखो, अभी यहाँ पे मैंने फूडिंग बताया केरला का, और यहीं पे इनका क्लोथिंग भी देख लो। अब ये कौन सा कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि ये उस जगह के लोग हैं जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो ये कौन सा कपड़ा पहनेंगे? ये कॉटन फार्मिंग करेंगे और मोस्टली कॉटन पहनेंगे, क्योंकि कॉटन इज ऑप्टिमम फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है कॉटन। इसलिए आप देखोगे जो गर्मियों में कपड़ा पहना जाता है वो लिनन या कॉटन पहना जाता है, तो ये लोग कॉटन और लिनन पहनेंगे। अब देखो लद्दाखी पीपल, ये याक और शीप पालेंगे ताकि इससे वूल मिल पाए, और वूल से ही अपने ब्लैंकेट्स बनाएंगे, वूल से ही अपने कपड़े बनाएंगे। तो क्लाइमेट के हिसाब से इनका क्लोथिंग चेंज हो गया आज। दूसरी बात है, अब ये खाना क्या खाएंगे? एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं है, तो ये मिल्क प्रोडक्ट ऑफ दीज एनिमल्स,
ये मीट प्रोडक्ट ऑफ दीज एनिमल्स। इवन अगर आप इनका अचार भी देखो, अचार भी नॉनवेज होता है इन जानवरों को, क्योंकि सर्दियों में क्या है कि इतना सब ऑप्टिमम टेम्परेचर है कि उगाना तो दूर से बाहर, दूर की बात है, ये एक एक महीना घर से बाहर नहीं निकलते, इतनी ठंड है, हर जगह बर्फ पड़ गई। तो ये क्या करेंगे कि अचार डालेंगे इन ही जानवरों का और उसी को कंज्यूम करेंगे 3-3 महीने, जब तक ये घर के अंदर रहेंगे। तो इनका फूडिंग पैटर्न इज ड्रिवन बाय देयर ज्योग्राफी। और इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी आज? इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी नोमैडिक हर्डिंग, कि ये भेड़ बकरियां पालेंगे, क्योंकि इनको पता है एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, सारी डिपेंडेंस इन एनिमल के ऊपर ही है, तो इन्हीं से मिल्क कंज्यूम करेंगे, इनका ही मीट कंज्यूम करेंगे। तो दिस इज हाउ देयर फूडिंग पैटर्न इज डिसाइडेड। इट इज टोटली ड्रिवन बाय ज्योग्राफी। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग एग्रीकल्चर, वी आर स्टडीइंग नोमैडिक हर्डिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉट इन इकोनॉमी बट इन ज्योग्राफी। आप देखो GS3 के अंदर आपका एक पेपर होता है इकोनॉमिक्स, वहां पे आप इकोनॉमिक्स में ये सारे नहीं पढ़ोगे चीजें। आप माइनिंग नहीं पढ़ोगे, आप फॉरेस्ट्री नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्रिवन बाय ज्योग्राफी, दे आर सपोज्ड टू बी स्टडीड अंडर द एम्बिट ऑफ ज्योग्राफी इटसेल्फ। सुमित, ये PDF वगैरह नहीं मिलेंगे इनके, ये क्लास नोट्स हैं, आप इनको यहीं पे बनाइए। अब देखो एक और उदाहरण, मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर और नोमैडिक हर्डिंग कैसे ज्योग्राफिकली ड्रिवन है। अब आप समझ जाओ कि क्यों राजस्थान के लोग भेड़ बकरियां पालते हैं, ऊंट पालते हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, वो हॉट डेजर्ट के लोग हैं, लद्दाख वाले कोल्ड डेजर्ट के लोग हैं। तो क्योंकि वो हॉट डेजर्ट के लोग हैं, इसीलिए वो क्या करेंगे कि वो भी नोमैडिक हर्डिंग करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है राजस्थान में। तो उनका जो निर्वाह है वो भेड़ बकरियों से होगा, इसलिए वो उनको पालेंगे और उनका मिल्क को कंज्यूम करेंगे। तो दिस इज हाउ देयर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द नोमैडिक हर्डिंग। तो वर्ल्ड के जितने वो इलाके जहां पे डेजर्ट है या जहां पे सेमी डेजर्ट है, आधा डेजर्ट है, मींस कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है जिसकी वजह से वो भेड़ बकरियों को घास खिला पाए, तो उन सारी जगहों पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो नोमैडिक हर्डिंग होगी। इसलिए जो मिडल ईस्ट है, जिसको गल्फ रीजन या वेस्ट एशिया, 3 नाम है, मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया और गल्फ रीजन, यहाँ के लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी नोमैडिक हर्डिंग। जो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट के लोग हैं वो एक्टिविटी करेंगे नोमैडिक हर्डिंग, क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटीज नेचर ने या ज्योग्राफी ने नहीं दी है। तो मींस नॉट इन इंडिया, even across the world, geography will determine what will be your economic activity. Is it going to be the agriculture or is it going to be the nomadic herding? Now moving ahead to the third part of as a primary activity, that is mining. अब देखो माइनिंग में, माइनिंग इज पर्टिकुलरली रिलेटेड विद द माइनिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो ज्योग्राफी ने जिस जगह को रिसोर्सेज दिए हैं उस जगह पे ही माइनिंग होगी। तो इंडिया में आप देखो, हम एग्रीकल्चर में, अभी तो हम ज्योग्राफी में प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी आती है जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, चीजों को बनाना। इसका सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी थी मैन्युफैक्चरिंग, ये भी ज्योग्राफिकली ड्रिवन होती है, आप देखेंगे। अभी मैं बताता हूं कैसे। अब मैन्युफैक्चरिंग में, अब माइनिंग इंडिया में कहां पे करोगे, जहां पे रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज कहां है सबसे ज्यादा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां है, झारखंड। छोटा नागपुर प्लेट्यू है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन जगहों पे, और थोड़ा सा पार्ट है आंध्र प्रदेश में। तो क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया में माइनिंग होगी। तो माइनिंग इज ड्रिवन बाय ज्योग्राफी, की नेचर ने बताया है रिसोर्सेज कहाँ है और वहीं पे माइनिंग होगी। क्योंकि यहीं पे माइनिंग होगी, अगर आपको माइनिंग क्या है, आयरन ओर, माइनिंग क्या है, कोयला, कोल। तो अगर आपको आयरन एंड स्टील प्लांट बनाना है, लगाना है और मैन्युफैक्चर करना है आयरन एंड स्टील, तो ऑप्टिमम लोकेशन इज दिस। तो इसीलिए आप देखो कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो ड्रिवन बाय ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बताएगी कहां पे इंडस्ट्री लगनी है। अगर आपको NTPC के थर्मल पावर प्लांट लगाने हैं तो सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट मिलेंगे इस बेल्ट में, क्योंकि कोयला यहां से निकल रहा है। इससे दूर थर्मल पावर प्लांट बहुत कम लगाए जाते हैं। तो मींस योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज टोटली ड्रिवन बाय द ज्योग्राफी।
एक और चीज सोचो, आप देखो, ये तो मैंने माइनिंग के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मान लो ट्रैक्टर बना रही है कंपनी, या एक कंपनी फर्टिलाइजर बना रही है, तो ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर की ऑप्टिमम लोकेशन क्या होगी? जहां पे एग्रीकल्चर करेंगे लोग, क्योंकि रिक्वायरमेंट कहां पे है? यहीं पर। तो ग्रेट इंडियन प्लेन्स में लोग पंजाब में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, हरियाणा में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, तो ट्रैक्टर की मैक्सिमम इंडस्ट्री यहाँ पे होगी या चेन्नई के आसपास होगी, क्योंकि यहाँ भी एग्रीकल्चर होता है और ट्रैक्टर सबसे ज्यादा परचेज किया जाता है। तो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो लोकेशन है, इट इज प्योरली ड्रिवन बाय द ज्योग्राफी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की लोकेशन ड्रिवन बाय कि उसकी कंजप्शन कहां पे होने वाली है। So this is how geography will determine the optimum location for certain kind of industries. That's why we are studying manufacturing industries or secondary economic activity, secondary activities. यही आपका 12वीं क्लास में चैप्टर है, secondary activities. तो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम हेयर कि क्यों हम 12वीं क्लास में भी इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, क्यों हम 9वीं 10वीं क्लास में इंडस्ट्रीज जो पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी में क्यों पढ़ रहे हैं, वो हम इकोनॉमी में क्यों नहीं पढ़ रहे। रिसोर्सेज हम ज्योग्राफी में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ज्योग्राफी इज गोइंग टू डिटरमाइन कि रिसोर्सेज कहां पे होंगे। तो आई थिंक आई हैव लेड डाउन द लेआउट ऑफ द ज्योग्राफी, कि हमने बताया कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें, मैं एक बार से फिर से वो चार्ट बनाता हूं और ये सारी चीजों को रीआइटरेट करता हूं। चलो एक आपको ना छोटा सा और लाइव एग्जांपल देता हूं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। देखो मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, ये डिटरमाइन करेगा आपकी ज्योग्राफी, ये डिटरमाइन करेगा आपका एनवायरनमेंट। इसको प्रूव करने के लिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि वर्ल्ड में एग्रीकल्चर कहां पे होगा, ये डिटरमाइन करेगा आपका एनवायरनमेंट। कि जहां पे प्लेन इलाके होंगे, जहां पे नदियां होंगी, वहां पे एग्रीकल्चर करना बहुत सरल है, तो वहां पे एग्रीकल्चर की शुरुआत होगी। जहां पे माइनिंग होगी, वहीं पे जहां पे रिसोर्सेज होंगे वहीं पे माइनिंग होगी, और इन फ्यूचर वहीं पे इंडस्ट्रीज भी सेटअप होंगी। इसलिए इंडिया की जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के अराउंड है। तीसरा हम लेते हैं जहां पे अगर ना तो रिसोर्सेज हैं, ना तो प्लेन इलाके हैं नदियों वाले, जहां पे फॉरेस्ट है, वहां पे लोग क्या करेंगे। अब देखो इंडिया का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फिर वर्ल्ड एग्जांपल के साथ ओवरलैप करवाएंगे। इंडिया के हैवी फॉरेस्ट हैं वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप आइलैंड्स में, सेंट्रल इंडिया में एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ये इंडिया के फॉरेस्ट है एरिया। फॉरेस्ट एरियाज ऑफ इंडिया, दिस इज सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में कौन सी जगह है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सर्टेन एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सेंट्रल इंडिया है। ये वेस्टर्न घाट है जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, इन जगहों में जाता है। ये है आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट, जहां पे बहुत फॉरेस्ट है। अगर नॉर्थ ईस्ट का मैं यहां पे मैं बनाऊं आपके लिए, तो इस पूरे इलाके में फॉरेस्ट ज्यादा है। अब क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का नेचर देखो कौन सा फॉरेस्ट है, जगह कौन सी है, ये गर्म जगह, ट्रॉपिकल। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिकल का मतलब है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये वो जगहें हैं जहां बारिश भी ज्यादा है, तो ट्रॉपिकल एंड मॉइस्ट।
ऐसी जगह पे फॉरेस्ट बनते हैं कि बारिश भी ज्यादा है, गर्मियां भी ज्यादा है। जैसे अभी मानसून आने वाले हैं, अगर आप देखो मानसून आ जाते हैं तो वेजिटेशन की ग्रोथ, पेड़ पौधों की ग्रोथ, घास की ग्रोथ एकदम से बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको ठीक टेम्परेचर मिल रहा है और बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है। ज्यादा पानी मिलेगा तो उसकी ग्रोथ बन जाएगी, ग्रोथ बढ़ जाएगी तो वो कल को फॉरेस्ट बन जाएंगे। तो इन जगहों पे फॉरेस्ट बहुत होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट हैं और थोड़े बहुत हिल्स भी हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर करना मुश्किल है। दूसरा, ये क्योंकि फॉरेस्ट है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं, इनके पेड़ों का साइज बहुत बड़ा होता है। ऐसे फॉरेस्ट को काट के कल को वहां पे एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो जाता है तो क्या करेंगे, अब इन लोगों को, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनको हम एग्रीकल्चर क्यों करते हैं? ह्यूमन ने एग्रीकल्चर, कभी आप सोचो कि शुरुआत क्यों करी होगी एग्रीकल्चर? आज से पहले ह्यूमन हंटर था, वो जानवरों का शिकार करके खाता था जब वो ट्राइबल मैन था, अर्ली मैन था। फिर उसने देखा कि अब वो एग्रीकल्चर कर सकता है। उसने देखा एग्रीकल्चर का करने का सही जगह कौन सी है, जहां पे नदियां चल रही हैं, नदियों से पानी आएगा और इस पानी से अपने आप यहाँ पे खेती हो जाएगी। क्योंकि पहले उसको इरिगेशन करना नहीं आता था, कैनाल्स नहीं बना सकता, ट्यूबवेल नहीं बना सकता, तो वो नदियों के किनारे बैठ जाता है। उसने थोड़ी सी फसल लगाई और देखा अपने आप फ्लड आ जाता है, वहां पे पानी से इरिगेशन हो जाती है और बहुत ज्यादा पैदावार है, बहुत ज्यादा खेती की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। तो उसने देखा कि नदियों के किनारे रहने का फायदा है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है। अब क्योंकि उसको पता है कि हंटिंग में उसको मेहनत बहुत करनी है, कि उसको बार बार जाके तीनों टाइम एक जानवर को मारना है, उसको पका के खाना है, तो वो एक टीडियस टास्क है। एग्रीकल्चर सरल है, आप एक बार एग्रीकल्चर करो और 3-4 महीने का राशन एक साथ बन जाता है। तो मींस उसने एग्रीकल्चर को चुन लिया। अब फॉरेस्ट में रहने वाले व्यक्ति के साथ क्या हुआ, उसने देखा एग्रीकल्चर करने के लिए पहले तो इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा और उसके पास वो टूल्स, वो औजार नहीं है उनको काटने के। दूसरी बात, उसने देखा कि वो एग्रीकल्चर क्यों करे जब फॉरेस्ट में इतने फल फूल लग रहे हैं, वहां पे इतने फ्रूट्स अवेलेबल हैं और इजीली उसको शिकार मिल जाता है, जानवर मिल जाते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्टेड एरिया है। तो उसको एग्रीकल्चर करने के लिए कोई ज्यादा इंसेंटिव नहीं था, तो उसने अपने लाइफस्टाइल को कभी नहीं बदला और वो यहाँ पे रह गया ट्राइब, और वो ट्राइबल रह गया क्योंकि उसने एग्रीकल्चर नहीं किया। दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक जो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ को मूव करते हैं, वो एडवांस हो गए। तो एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट स्टेज जब ह्यूमन ने एडवांसमेंट शुरू करी और अपने ट्राइबल वे ऑफ लाइफ को छोड़ दिया। ट्राइबल वे ऑफ लाइफ क्या होती है? फ्रूट गैदरिंग, दूसरा है हंटिंग, ये ट्राइबल लाइफ होती है। तीसरा, वो मोबाइल होता है, एक जगह घर नहीं बनाता, मूव करता रहता है। आप घर क्यों बनाते हो? एग्रीकल्चर जब बना उसके बाद सेटलमेंट आया। आप देखो, पहले आदमी ट्राइबल था, ट्राइबल से एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर से सेटलमेंट आया, सेटलमेंट से सोसाइटी आई, सोसाइटी से पॉलिटिकल स्टेट आया, जो अभी आप पढ़ चुके हो, मींस कंट्री आई, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन आए, राजा आए। तो ये आपके एडवांसमेंट है। अगर आप यहां से यहां नहीं पहुंचे तो ये सब कुछ रुक गया, ये सारा प्रोसेस ही रुक गया। तो इन ट्राइबल ने, अब एग्रीकल्चर से सेटलमेंट क्यों आया? क्योंकि अगर आपने नदी के किनारे फसल लगा ली तो उस फसल को काटने के लिए रुकना भी पड़ेगा, रुकना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? घर बना लोगे एक वहीं पे। तो एग्रीकल्चर से सेटलमेंट आएगा। जिस दिन आप एग्रीकल्चर नहीं करोगे उस दिन सेटल भी नहीं होगे। इसलिए एग्रीकल्चर को आप देखो कल्चर बोला गया है, इंडस्ट्री को कल्चर नहीं बोला गया। कल्चर क्या होता है? वे ऑफ लाइफ। जिस दिन एग्रीकल्चर आया उस दिन से आप बोलते हो सिविलाइजेशन आया, आदमी सभ्य बन गया। क्योंकि इससे पहले तो वो ट्राइबल है। ट्राइबल लाइफ और एनिमल लाइफ में क्या फर्क है? एनिमल क्या करता है? हंटिंग, और वो पूरे दिन मोबाइल रहता है। तो इसलिए यही फर्क है। ट्राइबल नहीं है तो आदमी सोसाइटी बनाता है, स्टेट बनाता है और अपने लिए लॉज एंड ऑर्डर्स का अरेंजमेंट करता है, तो वो विकास की तरफ को जा रहा है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसने अपनी ग्रोथ को रोक दिया और एक ये एनिमल लाइफ को लीड कर रहा है। तो दिस इज द ट्राइबल लाइफ। तो क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं हुआ इसलिए एग्रीकल्चर के आगे कल्चर लगाया था।
कि दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज योर वे ऑफ लाइफ, ये आपके रहने की विधि है। तो अब देखो ट्राइबल कल्चर, इन सारी जगहों पे इंडिया में ट्राइबल कल्चर है क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट है। तो आपको ज्योग्राफी बताएगी कि आप ट्राइब रह जाओगे या आप एग्रीकल्चर करके एडवांस हो जाओगे। तो आप देखो जहां पे एग्रीकल्चर हुआ था इंडिया में, वहीं पे वर्ल्ड इंडिया की मेजर सिटीज हैं आज की डेट में। आप ये प्लीज फ्लो चार्ट बना लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी। अब देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में समझिए, यहां पे एग्रीकल्चर हुआ था पाकिस्तान से लेके और आपके ब्रह्मपुत्रा वैली तक। आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां था? यहीं पे था। आपका ऋग वेदा कहां लिखा गया? पंजाब में। आपके बाकी के वेद कहां लिखे गए? यहां पे। हिस्ट्री हो गया ना, पोस्ट वैदिक एरा यहीं पे था। सारे वेद कहां पे लिखे गए? इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, गंगा के आसपास। पाटलिपुत्रा कहां था? यहां पे। वाराणसी कहां है, जो बड़ा टाउन है अब? यहां पे। इलाहाबाद कहां पर है? यहां पे। तो सारे बड़े बड़े शहर हिंदुस्तान के यहीं पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर था तो सेटलमेंट था, सेटलमेंट था तो सोसाइटी थी, सोसाइटी थी तो यहीं पे बड़े बड़े एम्पायर बनेंगे। इसीलिए इन जगह को आप देखोगे, जो हमने पढ़े थे 16 महाजनपदास, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे एंशिएंट में, महाजनपदास। नहीं पढ़ा तो इस शब्द को लिख लो। आर्ट एंड कल्चर क्योंकि अभी आपका नहीं हुआ एंशिएंट, आई गेस। तो 16 महाजनपदा यहीं पे, मींस बड़े बड़े किंगडम यहीं पे ही आए। यहीं पे महाभारता हुई, यहीं पे रामायण हुई। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां पे एग्रीकल्चर आया था। तो एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ द सोसाइटी। इसलिए इन इंडो गंगेटिक प्लेन्स को क्या बोला जाता है? क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जितने भी आपके धर्म गुरु होंगे वो इन जगहों से ही आएंगे, क्योंकि यहीं पे रिलीजन भी जन्म लेगा। क्योंकि जहां पे एग्रीकल्चर आ गया वहीं पे सेटलमेंट होगी और वहीं पे रिलीजन भी जन्म लेगा। तो रिलीजन का बर्थ होना इज इटसेल्फ ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर। इसलिए ट्राइबल्स में रिलीजन नहीं होता, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर नहीं है। रिलीजन का क्या मतलब है कि आप मेटाफिजिकल आइडिया के बारे में सोचते हो, आप अपने खाना खाने के अलावा भी कुछ सोचते हो। वो कब सोचोगे? जब आपके पास फुर्सत आएगी, खाना के लिए आपको पूरे दिन नहीं भागना होगा। जो एनिमल्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो क्या करते हैं कि पूरा दिन उनका वेस्ट हो जाता है कि वो खाना इकट्ठा करने में समय बर्बाद करते हैं। जब ह्यूमन ने एग्रीकल्चर किया तो उसको के पास आ गई फुर्सत, उसके पास आ गया लेजर टाइम, फ्री टाइम। अब फ्री टाइम है तो उसने सोचे मेटाफिजिकल आइडिया। मेटाफिजिकल क्या होता है? जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। सोल का कॉन्सेप्ट, कर्मा का कॉन्सेप्ट, ये वाले जो एनलाइटमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे रिलीजन का जन्म हुआ। तो एग्रीकल्चर होना जरूरी है अगर रिलीजियस सोसाइटी होनी है। तो इसलिए इंडिया के सारे बड़े धर्मों का जन्म इन जगहों पे हुआ जहां एग्रीकल्चर है। कौन से धर्म? हिंदुइज्म इन जगह पे ही हुआ। यहीं पे जैनिज्म ने जन्म लिया, यहीं पे बुद्धिज्म ने जन्म लिया और इन फ्यूचर यहीं सिखिज्म भी जन्म लेता है। तो इंडिया के जितने रिलीजन ने जन्म लिया इन प्लेन्स के ऊपर लिया, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर था। यहाँ एग्रीकल्चर क्यों था? क्योंकि ज्योग्राफी ने यहाँ एग्रीकल्चर अलाउ किया। तो दिस इज हाउ ज्योग्राफी इज द फाउंडेशनल ब्लॉक
फॉर ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो हम इस दृष्टिकोण से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी कि आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो पूरी तरह से खुल जाएं एंड यू विल रियलाइज कि कैसे एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ इतना ज्यादा इंटरवाइंड है, इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड है। तो इधर से हमें काफी आइडिया आ गया ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी से फॉरेस्ट्री, ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, नोमैडिक, माइनिंग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज कैसे लिंक होती हैं, क्यों हम इनको ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। तो दिस इज ऑल पर्टेनिंग टू दी ह्यूमन ज्योग्राफी। कि ह्यूमन के सारे एस्पेक्ट्स है ना ये, और ह्यूमन के साथ ज्योग्राफी क्यों लिखा, क्योंकि ज्योग्राफी बता रही है ह्यूमन को कि क्या करना है आपने, कि क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सब कुछ ज्योग्राफी बता के दे रही है। तो दैट्स व्हाई इट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मैं दोबारा से ज्योग्राफी का वही चार्ट बना रहा हूं और बता रहा हूं कि कौन कौन सी जगह से पढ़नी है। अभी जो हमारा प्राइमरी फोकस होगा वो इंडियन ज्योग्राफी में होगा ड्यूरिंग दी एनसीईआरटी कोर्स, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से आपकी मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटीज आर इंटर रिलेटेड। तो अगर ज्योग्राफी को फोकस करेंगे, क्योंकि 5 क्लासेस है हमारे पास ज्योग्राफी के लिए, तो ज्यादा फोकस इंडियन ज्योग्राफी की साइड डालेंगे ताकि आपको इंडियन ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ बन जाए। इंडियन ज्योग्राफी जिस दिन अच्छी पकड़ बन गई आपकी, आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी समझ में आने लगेगी, तो इकोनॉमी भी आपका डेवलप हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने इंडियन ज्योग्राफी की तरफ फोकस करना है। दूसरा, प्रीलिम्स में इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर सवाल ज्यादा आते हैं, मेंस में इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड एरिया ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है। फिजिकल ज्योग्राफी में 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, वो भी पार्ट 1, ये सबसे लिए आपके लिए ऑप्टिमम रहेगी। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए 12वीं क्लास की पार्ट 1 एनसीईआरटी, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इनके लिए केवल 2 एनसीईआरटी है। 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में थोड़े बहुत इसके चैप्टर दे रखे हैं बेसिक से, सोलर सिस्टम क्या होता है, अर्थ क्या होती है, प्लेनेट के क्या बेसिक्स हैं, वो सारी बातें। कॉन्टिनेंट्स के लिए आपके पास क्लास 8th की एनसीईआरटी है। ये कॉन्टिनेंट्स के लिए, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, जिसकी फाइल आपको दी हुई है, तो ये फाइल को रेफर करोगे, वो थोड़ी सी एडवांस फाइल है, यूपीएससी में भी काम आती है, यहां से पढ़ लो, वो फाइल भी पढ़ लोगे और इसको पढ़ लोगे तो पर्याप्त है, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी के आप कोई भी नोट्स नहीं बनाओगे, जब भी एनसीईआरटी पढ़ोगे हाईलाइट योर एनसीईआरटी, नो नीड टू मेक द नोट्स। कभी यूपीएससी की कोचिंग करनी है लाइफ में इन फ्यूचर, तो जो क्लास में कभी कोई नोट्स बनवाएगा, उन नोट्स के साथ ही एनसीईआरटी के अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि हर टीचर अपनी क्लास में एनसीईआरटी जरूर कवर करवाता है, तो वो एनसीईआरटी के नोट्स अपने आप एनसीईआरटी इनकॉर्पोरेटेड होती है नोट्स में। आप हाईलाइट करके रख लो एनसीईआरटी में, कि कभी लाइफ में दोबारा एनसीईआरटी को रिविजिट करना हो तो वो हाइलाइटेड फॉर्म में पढ़ी हो, बार बार मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मेकिंग नोट्स ऑफ एनसीईआरटी। इंडियन ज्योग्राफी
फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्लास 9th एंड 11th की पार्ट 1 यहां पे पढ़ ली थी। ह्यूमन इंडियन ज्योग्राफी मींस ह्यूमन एक्टिविटी ज्योग्राफी की, जैसे एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ये सारा है क्लास 10th एंड 12th की पार्ट 2 में। तो 4 एनसीईआरटी तो डेडिकेटेड है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, तो इसलिए इंडियन ज्योग्राफी इज द प्राइम फोकस। तो ऐसे हम ज्योग्राफी को अप्रोच करने वाले हैं। That's clear. Now today we are picking our first topic, that is the solar system. फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, क्लास 6ठी में भी दे रखा है, क्लास 11वीं में भी दे रखा है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में दूसरा चैप्टर ही सोलर सिस्टम है। तो मैं बेसिक से बता देता हूँ सोलर सिस्टम के, आप एनसीईआरटी में से हाईलाइट कर लीजिए, मैं बता दूंगा क्या क्या चीजें पढ़ने लायक है। आई होप दैट इज वेरी मच रेलिवेंट फॉर द डे, क्योंकि बहुत आसान है मेरे लिए एनसीईआरटी को पढ़ा लेना कि मैं 6ठी की पढ़ा दूं, 7वीं की पढ़ा दूं, लेकिन उससे आप लोगों का कुछ नहीं बनेगा। वो आपको कोई स्कूल का टीचर भी पढ़ा देगा, क्योंकि वो 10 साल के लिए के बच्चे के लिए लिखी हुई एनसीईआरटी है, लेकिन उन एनसीईआरटी को यूपीएससी के दृष्टिकोण से कैसे पढ़ना है वो ज्यादा आवश्यक है। तो ये वाला चार्ट उसके लिए ही था। So our solar system consists of 8 planets, and these planets has been divided into 2 belts. There is a belt of asteroids. Between these two sets of planet, asteroids are nothing but the rocky objects. These are the rocky objects. एक बेल्ट सारे प्लेनेट के बाद में है। These are the rocky objects which are made up of dust and rocks. This is known as Kuiper belt. If this part of board is not visible, I will pronounce the word, that is Kuiper. 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 Kuiper belt. These planets are icy planet. आइस से बने हुए, गैस से बने हुए, क्योंकि सन से बहुत दूर जा चुके हैं। इतनी दूर सन की इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज वेरी वीक। नितिन, आई डू नॉट थिंक कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी की पीडीएफ की कोई आवश्यकता है, क्योंकि बहुत आसान है ये मेरे लिए देना, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है कि अगर आपको 10 साल के बच्चे के लिए पढ़ी हुई एनसीईआरटी को हाईलाइट करके मुझे देना पड़ा, तो देन इट इज द थिंग यू आर नॉट फिट फॉर यूपीएससी। कि एटलीस्ट इतने एफर्ट तो आप लोगों को खुद मानने चाहिए कि अगर एनसीईआरटी भी हाईलाइटेड देनी पड़ी तो इट इज वेरी वेरी स्पून फीडिंग थिंग। तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू गाइस। इट इज इजी फॉर मी, क्योंकि मैं एक टीम के किसी एक व्यक्ति को लगा के हाईलाइट कर लूंगा, लेकिन आई थिंक कि वो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू एग्री विद इट। Mercury, Venus, Earth and Mars. So these 4 planets which are near to the sun are known as inner planet or
टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है सोलर सिस्टम की भाषा में अर्थ, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ। तो अर्थ जैसे दिखते हैं, अर्थ कैसी दिखती है? अर्थ इज रॉकी, ये पत्थरों से बनी हुई है, तो ये भी रॉक से बने हुए हैं। तो दीज आर नोन एज इनर प्लैनेट, जो एस्टेरॉइड के अंदर वाले प्लैनेट है। जो एस्टेरॉइड के बाहर चले जाते प्लैनेट्स, दीज आर नोन एज, बिकॉज ऑफ द स्मॉल बोर्ड आई कुड नॉट ड्रॉ द लार्ज पिक्चर, तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करो प्लीज आप। दीज आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर ये लास्ट के प्लैनेट की सीक्वेंस याद नहीं होती, रिमेंबर द वर्ड सन, सन स्टैंड फॉर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जुपिटर के बाद वाले ऐसे याद रख लेते जनरली, क्योंकि ये जनरली लोगों को याद नहीं हो पाते। तो these 4 planets which are outside the asteroid belt are known as Jovian planet, are known as outer planet। जोवियन का मतलब है जुपिटर लाइक, जुपिटर लाइक का अर्थ है ये जुपिटर की तरह गैस प्लस आइस से बने हुए। आइस इसलिए क्योंकि सन से इतना दूर हो जाते हैं, यहां पे बर्फ जम जाती है, तो जुपिटर एंड आइस से बने हुए प्लैनेट्स हैं। In NCERT, in geography NCERT, everything is relevant. You do not need to skip any part of the NCERT, since for geography we do not suggest any reference book even for the UPSC. For UPSC we just ask you to read the NCERTs and the class notes. That is more than sufficient for UPSC. तो क्योंकि NCERT में ही सब कुछ है, everything is relevant. Don't think is anything is irrelevant in the NCERT. And who is it? We will not be able to get what is relevant and what to skip. तो क्या छोड़ना है, इसी के लिए तो क्लासेस लग रही हैं, इसलिए तो ये चार्ट बनाया है कि आपने एनसीईआरटी से क्या छांट के निकाल लेना है और क्या क्लासेस में कवर हो रहा है। Don't ask for PDF of the relevant NCERTs. The NCERTs which I have quoted from class 6 to 12 all are relevant. These are the Jovian planet, Jovian, Jovian. Jupiter-like means these are made up of ice and gas. These inner planets are called terrestrial planets since they are like Earth, means they are made up of rocks. Outer planet are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These 4 planets are Jupiter-like. One feature of outer planet is they all have ring system. इनके चारों तरफ ring होती है. Ring system is there. Ring system. These rings are composed of ice. There was a planet Pluto which was discarded as the planet in 2005. Now it has been considered as dwarf planet. Means बहुत छोटा है, इसलिए उसको मना कर दिया कि ये planet की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। Dwarf planet. Pluto is a dwarf planet and is a part of Kuiper belt. तो 2 पॉइंट लिख लो प्लूटो के लिए। is a part of dwarf planet. It is a part of Kuiper belt and is a dwarf planet. Rachit, we do not need GC Leong. I am not at all promoting any book other than NCERT. GC Leong is just a waste of money. That book cost more than 350 bucks and the relevant chapters are just 3 and 4. तो 4 चैप्टर के लिए 350 रुपए बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो just stick to the NCERTs. In case you are not going for UPSC coaching in any of the institute, not our institute but any of the institute, for that particular case you could need GC Leong, क्योंकि वहां आपने खुद ही पढ़ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो आप GC Leong पढ़ लो। अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग करनी है तो वो ऑलरेडी क्लास में कवर्ड होंगी।
तो एक और चीज देखो, अब हम सोलर सिस्टम में क्या कर रहे हैं, मैं कुछ एक प्रॉपर्टीज आपको प्लेनेट के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्लेनेट दैट इज मरकरी। अब मरकरी देखो सन के सबसे करीब है, दो इसकी प्रॉपर्टीज है, इट इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट। इट इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट। It has no atmosphere and does not have any satellite, natural satellite। कोई भी इसके आसपास रिवॉल्व करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, नो नेचुरल सैटेलाइट्स। तो ये इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं। इट इज नियरेस्ट, इट इज स्मॉलेस्ट, इट डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर एंड इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। प्लूटो की दो प्रॉपर्टीज हैं, इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट इज अ पार्ट ऑफ क्यूपर बेल्ट, वो क्यूपर बेल्ट का एक हिस्सा है। नाउ मूविंग टू द सेकंड प्लैनेट दैट इज वीनस। वीनस की प्रॉपर्टी देखो, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज इट्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 95% CO2. It is the hottest planet because its atmosphere contains 95% carbon dioxide. It is also known as morning and evening star. Also known as hottest planet, morning and evening star. क्यों? क्योंकि आप देखो स्टार्स आपको कब दिखते हैं, रात के समय पे, क्योंकि रात को सूरज की रोशनी नहीं होती। स्टार ऐसा नहीं है कि दिन में कहीं चले जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा इंटेंस है कि यू कैन नॉट इवन विटनेस द मून। तो स्टार तो उससे भी दूर है, वो नहीं दिखेंगे। सिमिलरली वीनस दिन के टाइम नहीं दिखेगा, सुबह और शाम को दिखेगा, क्योंकि इतना गर्म प्लेनेट हो जाता है, ऐसा लगता है इसमें से ही लाइट आ रही है। इसलिए हॉट मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार शब्द यूज किया। स्टार किसके लिए यूज करते हैं? विच हैव देयर लाइट, विच एमिट्स लाइट। ऐसा लगता है कि वीनस लाइट दे रहा है, जैसे मून आपको चमकता हुआ दिखता है, क्योंकि इतना गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन। अर्थ का जुड़वा बोलते हैं, क्योंकि शेप एंड साइज में अर्थ जितना ही है, ऑलमोस्ट अर्थ जितना है शेप एंड साइज में, बहुत थोड़ा सा छोटा है अर्थ से। अर्थ्स ट्विन। It does not have any natural satellite, no natural satellite, no natural satellite. Third planet is our planet Earth. अर्थ में देखो इट इज नोन एज ब्लू प्लेनेट, क्योंकि 71% केवल इसमें वाटर है, तो दूर से देखोगे तो ब्लू कलर का दिखता है। ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ वाटर। अर्थ की अगर लोकेशन देखोगे, इस लोकेशन को बोला जाता है गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन के लिए लिखो ऑप्टिमम डिस्टेंस विद द सन। Optimum distance from the sun means neither too close nor too far. Neither, and please do not ask me to repeat the things. ये किंडरगार्टन की क्लास नहीं है, do not waste time. गोल्डी लॉक जोन, गोल्डी लॉक जोन का मतलब है ऑप्टिमम डिस्टेंस, मींस ऑप्टिमम डिस्टेंस होगा तो वाटर
लिक्विड की फॉर्मेट में होगा। लिक्विड की फॉर्मेट का अर्थ समझो, अगर प्लेनेट सन के बहुत नजदीक चला जाएगा तो वाटर सारा एवोपरेट हो जाएगा, तो उस प्लेनेट में लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर वो सन से बहुत दूर चला जाएगा तो आप देखो आइस जम गई, तो भी लाइफ के लिए आइस बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। हम लोगों के लिए वाटर लिक्विड फॉर्मेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली वस्तु है। तो गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब है कि अर्थ का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सही है, कि ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है, तो इसमें वाटर लिक्विड फॉर्मेट में है। इसी की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ सरवाइव कर सकती है। इफ यू विल रिमेंबर, यूपीएससी में 3 साल पहले एक कुछ सवाल आया था, उसमें गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डीलॉक्स जोन। सिंपल परिभाषा वाला सवाल था प्रीलिम्स में। तो मींस कि एनसीईआरटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उठ के आते हैं। दूसरा देखो, अर्थ की प्रॉपर्टी, इट हैज अ एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीजें अर्थ को बनाती हैं एक हैबिटेबल प्लेनेट। मींस पानी भी मिल गया, एटमॉस्फेयर भी मिल गया, और अर्थ के ऊपर क्रस्ट भी है, रहने लायक जगह भी है। तो दीज 3 थिंग्स मेक द अर्थ अ हैबिटेबल प्लेनेट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वाटर एंड द एटमॉस्फेयर। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं। अर्थ हैज अ नेचुरल सैटेलाइट विच इज मून। इन 4 प्लेनेट को बोला जाता है रॉकी प्लेनेट और अर्थ लाइक प्लेनेट। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा डेंसिटी है अर्थ की, मैक्सिमम डेंसिटी। सेकंड नंबर पे डेंसिटी है मरकरी की। आपके पास 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है डेंसिटी का, वो चार्ट आप प्लीज देख लेना। मैं आपको, आप एनसीईआरटी के नोट्स मत मांगिए मेरे से, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, पीपीटी सेंड करूंगा, लेकिन वो एग्जैक्टली जरूरी नहीं एनसीईआरटी की हो, उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कैरी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको ज्योग्राफी और ज्यादा पढ़नी है, आई विल शेयर द लिंक इन अवर रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें पीपीटी फॉर्मेट में ज्योग्राफी के बेसिक्स पढ़ाए गए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा, ताकि आप एनिमेटेड फॉर्मेट में ज्योग्राफी को और बेहतर ढंग से समझ पाएं और वीडियो से ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो पाए। तो मूविंग टू द फोर्थ प्लैनेट, दैट इज द मार्स। मार्स ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, क्योंकि लाल रंग की मिट्टी है। जैसे इंडिया का याद करो, साउथ इंडिया की मिट्टी लाल रंग की है क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड है, आयरन की रस्टिंग हो गई। ऐसे ही मार्स के ऊपर आयरन की रस्टिंग हो गई तो पूरा प्लेनेट लाल रंग का प्रतीत होता है, रेड प्लेनेट। यहां ट्रेसेस ऑफ लाइफ हैं, मींस थोड़े बहुत लाइफ के ट्रेसेस हैं, क्योंकि ये भी कुछ हद तक गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। आप देखो, हम कभी भी कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो हम मून पे लाइफ के ट्रेसेस बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते, मरकरी वीनस पे भी नहीं करते, क्योंकि वो हैबिटेबल है ही नहीं, इतनी गर्मी है। लेकिन मार्स अर्थ के आसपास ही है, और दूसरा यहां पर ट्रेसेस ऑफ लाइफ पॉसिबल है क्योंकि ये गोल्डीलॉक्स जोन में है। तो ट्रेसेस ऑफ लाइफ यहां पे ढूंढते हैं। मार्स का जो डायमीटर है, इट इज हाफ ऑफ अर्थ। अर्थ का आधा है ये दिखने में, साइज में, हाफ ऑफ द अर्थ, क्योंकि डायमीटर आधा है। इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। इनके नाम लिखो, फोबोस एंड डेमोस, PHOBOS, फोबोस एंड डेमोस, DEMOS। ये 2 इसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। फोबोस एंड डेमोस। Next planet is our Jupiter. It is the largest planet. रिंग सिस्टम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर, 69 सैटेलाइट्स हैं।
सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है इसका गैनीमेड, गैनी GANY, गैनीमेड, मेड अप ऑफ आइस, रिंग सिस्टम्स है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट प्लेनेट इज अ सैटर्न, जिसको हिंदी में बोलते हैं शनि, सेकंड लार्जेस्ट। It is also having a ring system. नेचुरल सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा है, साइज बड़ा है, 62 नेचुरल सैटेलाइट्स। लार्जेस्ट इज टाइटन, TITAN, टाइटन। What kind of question is this here? नेचुरल सैटेलाइट्स, टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। अब देखो थोड़ा सा इसमें एक मैं स्टेप आगे लेके आपको जा रहा हूं। जुपिटर पे एक मिशन भेजा है नासा ने, जिसका नाम है जूनो मिशन, जूनो मिशन। सैटर्न पे एक मिशन भेजा है नासा ने, जिसका नाम है कसीनी मिशन, कसीनी, CASSINI, कसीनी। सैटर्न has the least density, Earth has the largest, Saturn has the least density. International Astronomical Organization is the body which is responsible for naming these satellites. पहले नासा की स्टडी होती है मोस्टली, क्योंकि नासा के पास ही वो टेक्नोलॉजी, वो टेलीस्कोप है कि वो बताते हैं कि कहां कहां पर ये सैटेलाइट्स हैं। तो उन्हीं सैटेलाइट्स के बेस पे इनका नॉमेनक्लेचर डिसाइड होता है। पहले तो ये कंफर्म किया जाता है कि ये सैटेलाइट एग्जिस्ट करते हैं, फिर इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो सैटर्न हैज द लीस्ट डेंसिटी। नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस। अब देखो यूरेनस की एक खास प्रॉपर्टी, अभी तक सारे प्लेनेट इस तरह से सन की तरफ टिल्टेड हैं और ऐसे अपने एक्सेस में रिवॉल्व कर रहे हैं, मींस ये रोटेशन है इनका, स्पिन कर रहे हैं और आगे को रिवॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे ही रोटेशन एंड रेवोल्यूशन होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, तो अर्थ सन की तरफ टिल्टेड है और इस ढंग से अर्थ की रोटेशन देखोगे तो इट इज अर्थ एंड अदर प्लैनेट रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ लिख लो, अर्थ एंड अदर प्लैनेट रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, while Venus and Uranus rotates east to west. While Uranus and Venus rotates east to west. अब देखो यूरेनस की एक खास प्रॉपर्टी, सारे प्लैनेट इस ढंग से घूमते हैं और सन को फेस करता है इनका इक्वेटर। इक्वेटर को फेस करने का मतलब इक्वेटर पे रोशनी आती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे होते हैं। अब यूरेनस के साथ केस उल्टा है, ये क्या करेगा, ये सन के सामने इस ढंग से बैठा हुआ है कि सन के सामने इसका इक्वेटर नहीं है, इसका नॉर्थ पोल है। तो इसके लिए लिखो, इट्स नॉर्थ पोल फेसेस द सन, इट्स नॉर्थ पोल फेसेस द सन। ये ऐसे इसके आगे रोटेट करता हुआ जाता है, ऐसे। बाकी सारे प्लैनेट इस ढंग से रोटेट करते हैं, ये ऐसे रोटेट करेगा। तो इसके लिए लिखो, इट सीम्स लाइक it lies on its sides. It seems like it lies on its sides. ऐसा लगता है कि ये लेटा हुआ प्लेनेट है साइड की तरफ, और ऐसे ये रोटेट करता हुआ आगे जाता है।
Last planet is your Neptune. There is nothing important to write about Neptune. We can write is कि इसका largest revolution time है, क्योंकि सबसे दूरी पे है, सबसे बड़ा सर्कल इसका ही होगा सन के अराउंड. And the earlier planet, which is now considered as dwarf planet Pluto, it is the part of Kuiper belt. एक इंफॉर्मेशन लिख लीजिए प्लीज. एस्टेरॉइड में एक लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है जिसका नाम है सीरस, CERES. सीरस इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड. सीरस इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द एस्टेरॉइड या लार्जेस्ट एस्टेरॉइड. बहुत सारे एस्टेरॉइड हैं, 45,000 एस्टेरॉइड्स हैं, और उसमें से जो सबसे बड़ा है वो है सीरस. दो तीन छोटी मोटी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए. हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो है मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे गैलेक्सी. हमारे सबसे जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, ANDRO, एंड्रोमेडा. जो नियरेस्ट स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी. Nearest star is Proxima Centauri. Nearest galaxy is Andromeda. एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइट ईयर. लाइट ईयर का मतलब है इट इज द डिस्टेंस, लिख लो, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year. It is the distance traveled by light in 1 year. इसका मतलब क्या है कि अगर लाइट की स्पीड इट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और वो इस स्पीड से 1 साल तक चलेगी तो कितनी दूर चली जाएगी. ये लाइट ईयर वाली यूनिट हमको इसलिए चाहिए थी क्योंकि स्पेस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हम किलोमीटर से मेजर नहीं कर सकते. तो वी नीड अनदर यूनिट, अनदर पैरामीटर व्हिच हैज अ लार्जर एक्सटेंट. तो आज इतना ही हम कवर कर रहे हैं सोलर सिस्टम में. तो दीज वर वेरी बेसिक थिंग्स. तो ये आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ही है ये वाला पार्ट कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एनसीईआरटी क्लासरूम इज टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी कि हाउ वी आर सपोज टू अप्रोच द एनसीईआरटी. हमने आपको वर्बिटिमली एनसीईआरटी नहीं पढ़ानी है, अप्रोच पढ़ानी है कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से एनसीईआरटी को देखने का नजरिया क्या है. एक बार आपको ये नजरिया समझ आ गया, एनसीईआरटीज आर वेरी स्टैटिक, आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं. अगर एक बार क्लासेस मिल गई वो आपको बस सफाइस करेंगी, सप्लीमेंट करेंगी. और दीज टाइप ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन, व्हाट आर लार्जेस्ट प्लैनेटॉइड, these could be find out in Google. तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की क्लास नहीं है, इट इज द क्लासेस फॉर पर्सपेक्टिव बिल्डिंग. तो इस चीज का थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिए आप लोग. तो नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स. Your doubts should be ki approach, regarding the approach. Do not ask me the static doubts. Yes, yes. Sir, when we were discussing why agricultural practices are the way they are. Yes, can you please speak louder? You're hardly audible. Can you hear me now? Yes. Sir, when we were discussing why the agricultural practices in India are the way they are, we discussed climate and topography. Right. So, sir, I was wondering if soil type is also covered under. Yes, it is also a determinant. It is, but generally in the plain areas, soil is alluvial or the loamy. So it is the natural outcome of the topography. Okay. All right. Yes.
Yes, Manpreet. Hello. Yes, Manpreet, go ahead. Sir, you said government schemes are on three things. One is health, education, and the third one was? हेल्थ, एजुकेशन एंड टूवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की कोशिश करें. जैसे आप देखोगे वी कुड सी कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मनरेगा प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम. So these are the schemes pertaining to increase the per capita income of the people. ऐसे ही doubling the agricultural income by 2022 is also a part of that scheme. Okay, and sir, one more thing. In Jupiter, you said there are 69 natural satellites. In that, you said one Ganymede is there. That is the largest one. Right. Okay, sir. Thank you. All right. Yes, Sumit. Yes, Sumit, go ahead. मैंने ये ले जाओ. मैंने Sumit, you can ask your doubt. So let's call for the day, and we will meet upon Monday probably. So after that we will be picking up the geomorphology, climatology and oceanography in a single class. तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको इन तीनों टॉपिक का करवा दूंगा फिजिकल के, और बाय द टाइम आई एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा बहुत ही एनसीईआरटीज को पढ़ना शुरू करें. 11वीं क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज्यादा डीप में नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, बेसिक्स आप पढ़ लो. इंडियन ज्योग्राफी में the prime focus should be on your Indian geography part. All right, chalo, thanks a lot. No, tomorrow we are having an off. All right, thank you.